हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ टॉपिक, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां से जो है आपसे पूछा जाता है। लास्ट ईयर में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएं। तो मेरी इस वीडियो में जो है आपको आज जो है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने को मिलेंगे और हो सकता है यहाँ से आपको 12 से 14 नंबर के क्वेश्चन देखने को आपके पेपर में मिलें, चाहे आपका पीआरटी लेवल है या आपका टीजीटी लेवल है। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं हमारी हिंदी पेडागोजी। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, आप लोगों में से अगर किसी ने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है सीटेट 2024 नाम से। ठीक है, उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मैराथन भी पड़ी हुई है उसमें पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग देखना चाहें तो वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को करवाती हूँ। तो चलिए जी आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस चीज़ को, हिंदी पेडागोजी। सबसे पहले हमें पता है इसके अंदर टॉपिक पूछा जाता है भाषा। ठीक है, भाषा हम लोग जो है वो बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि भाषा क्या होती है। जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचारों को एक दूसरे को जो है क्या करता है, एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। लेकिन जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइटेड किए हैं वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे लर्नर। भाषा से रिलेटेड ज्ञान प्राप्ति आपको दिख जाए, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम भाषा सीखते हैं तो हम संकेतों की हेल्प से भी सीख सकते हैं। कभी कभी भाषा को हम अर्जित भी कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो भाषा एक नियमबद्ध जो है प्रोसेस होती है। क्यों होती है नियमबद्ध प्रक्रिया एक तरीके से? क्योंकि यहाँ पर हम हर चीज़ को सीखते हैं। जैसे पहले हमने वर्णमाला सीखी, फिर हमने मात्राओं का ज्ञान सीखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो लिपि होती है वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है। ये भी आप सबको आइडिया होगा लर्नर्स। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं फटाफट से। भाषा जो है कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। क्योंकि देखिए हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हम जाते हैं तो हमारी भाषा में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चला जाता है। इसके साथ साथ भाषा कैसी है, एक सामाजिक वस्तु है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं लर्नर, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने भाषा के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। इसके साथ साथ आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो भाषा जो हम लोग सीखते हैं वो कितने तरीके से सीखी जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 तरीके से। सबसे पहले हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं, दूसरा हम अधिगम के द्वारा, लर्निंग के द्वारा भी भाषा को क्या कर सकते हैं लर्नर, सीख सकते हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारी मातृभाषा है वो हम क्या करते हैं, वो हम अर्जित करते हैं। क्योंकि जब हम अपने घर से ही चीज़ों को सीखते चले जाते हैं तो वो क्या होती है, हमारी मातृभाषा होती है जो हम सीखते हैं। इसके साथ साथ जो हम अर्जित करते हैं भाषा को, वो कैसी होती है, स्वाभाविक होती है। उसके लिए हम किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाते हैं। ठीक है, और अचेतन रूप से हम सीखते हैं। हम बिल्कुल मतलब चेतन नहीं होते, अचेतन रूप से, क्योंकि हम अपने घर में वही चीज़ें, वही भाषा जो है एक दूसरे के सामने जो है सुनते हैं, उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं और उन्हीं को प्रयोग करना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ ये कैसी होती है, हमारी अनौपचारिक होती है। क्यों औपचारिक क्यों नहीं है? क्योंकि अगर औपचारिक की बात की जाए तो प्रॉपर हमें सिखाई जाती है, जो हम स्कूल्स में सीखते हैं। लेकिन ये हम अपने वातावरण से, अपने घर से जो है चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप है, जब हम भाषा को अर्जित करते हैं लर्नर्स। दूसरा आता है अधिगम करके। अब जब हम चीज़ों को अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर क्या होता है, नियमबद्धता होती है। कुछ रूल रेगुलेशन, ग्रामर, ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं लर्नर, सीखते हैं। क्योंकि इसके बिना हम नहीं सीख सकते। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, पहले हम वर्णमाला सीख रहे हैं, ठीक है, फिर हम मात्राओं का ज्ञान सीख रहे हैं। ठीक है, मात्राओं का ज्ञान सीखने के बाद फिर हम पूरे सेंटेंस को फॉर्मेट कर पाते हैं इजीली। इसके साथ साथ ये कैसी होती है, औपचारिक होती है, क्योंकि ये हमें सिखाई जाती है। और जो हमारी सेकंड लैंग्वेज आती है वो किसके अंदर आती है, अधिगम में। ठीक है, याद रखेंगे। और जो हम अर्जित करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी मातृभाषा, हमारी मदर टंग। ओके लर्नर्स, ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, भाषा अर्जन व अधिगम में क्या अंतर होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, परिवेश का। परिवेश मतलब वातावरण, एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि ये लास्ट ईयर में जो है पूछा गया है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं जो हमारी लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की अपेक्षा क्या होती है, अधिक स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोई भी चीज़ें अगर लिखित में होती हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, इसीलिए लिखी हुई चीज़ों को ही क्या किया जाता है, बिल्कुल प्रूवन किया जाता है, उन्हें
एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हमसे, हिंदी हमारी कैसी भाषा है। बहुत सारे बच्चे करके आते हैं आंसर, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं। तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है, राजभाषा है। इसे याद रखेंगे, ठीक है लर्नर्स। इसके साथ साथ अगर हम भाषा की बात करें तो हम चॉम्स्की को नहीं भूल सकते। अगर आपको चॉम्स्की से रिलेटेड पेडागोजी में थ्योरी देखनी है तो मेरे चैनल पर जाइएगा, और मैंने लैंग्वेज से रिलेटेड थ्योरीज जो हैं वो बनाई हुई हैं, तो आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, चॉम्स्की ने हमें क्या दिया था, चॉम्स्की ने हमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था, जिसे अब हम हिंदी में बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, भाषा अर्जन डिवाइस जो है वो हमें किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। इसके साथ साथ चॉम्स्की ने एक कंसेप्ट और दिया है, वो कौन सा है, सार्वभौमिक व्याकरण का, ठीक है। ये कंसेप्ट किसने दिया है, चॉम्स्की ने। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो जो भाषा कौशल है, भाषा को जो हम अर्जित कर पा रहे हैं, तो वो दो तरीके से, एक तो हम उसे अभिव्यक्तात्मक कौशल की हेल्प से सीख रहे हैं, दूसरा हम उसे ग्रहणात्मक कौशल की तरीके से सीख रहे हैं। अगर लर्नर्स हम बात करें अभिव्यक्तात्मक कौशल, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये वो कौशल है जहाँ पर बच्चा या सीखने वाला क्या रहता है, सक्रिय रहता है, यानी कि पार्टिसिपेट करता है। और जो ग्रहणात्मक है, इसमें बच्चा क्या हो जाएगा, इसमें बच्चा एक्टिव नहीं होता, निष्क्रिय होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आप सबसे पहले लिखेंगे लिखना और बोलना। ये वही है LSRW, ठीक है, ये चारों की चारों स्किल्स। ओके लर्नर्स, तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए लिखना और बोलना किस जो है कौशल के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रहणात्मक कौशल, यानी कि ग्रहण करना, तो ये हम कब कब कर सकते हैं, हम किसी से सुन के जो है चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, किसी चीज़ को पढ़ के ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन से आएंगे, दो, पढ़ना और सुनना। ओके लर्नर्स, इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी में, NCF 2005 लर्नर्स, मैं फिर से रिपीट करूंगी। अगर आपको NCF से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए CTET से रिलेटेड, उसमें मैंने ये कंप्लीट वीडियो डाली है, अगर किसी को डीपली स्टडी करना है NCF के बारे में, ठीक है। तो NCF का मेन टारगेट क्या है भाषा को लेकर, कि हम मातृभाषा का प्रयोग करेंगे बच्चे को सिखाने के लिए। इसके साथ साथ बहुभाषिकता को भी जो है हम किसके रूप में मानेंगे, एक संसाधन के रूप में मानेंगे। ऐसा कहा है किसमें, NCF 2005 में। ओके लर्नर्स, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कोठारी कमीशन। याद रखेंगे, जहाँ पर भी 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात हो, त्रिभाषा सूत्र की अगर हम लोग बात करें, तो किसका नाम आएगा, कोठारी कमीशन का। कोठारी कमीशन ने बोला है कि वो जगह जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वो जगह जहाँ पर हम हिंदी भाषा को बोलते हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज हमारी क्या होगी, हिंदी होगी, और सेकंड लैंग्वेज हमारी क्या होगी, इंग्लिश होगी, और थर्ड लैंग्वेज हमारी क्या होगी, मॉडर्न इंग्लिश। तो याद रखेंगे, जहाँ पर हिंदी भाषी राज्य, जहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर फर्स्ट भाषा हमारी कौन सी होगी, हिंदी, सेकंड कौन सी होगी, इंग्लिश, और थर्ड क्या होगी, मॉडर्न इंग्लिश। ओके, इसके साथ साथ वो क्षेत्र, वो एरिया जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जहाँ की क्षेत्रीय भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी, रीजनल लैंग्वेज, यानी कि वहीं की क्षेत्रीय भाषा। दूसरी भाषा क्या होगी, हिंदी, और तीसरी क्या होगी, इंग्लिश होगी। तो याद रखना, जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी बहुल राज्य, और जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वो राज्य, वहाँ पर 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है कैसे कैसे वर्क करेगा। चलिए लर्नर्स, शायद आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी तक हम लोगों ने 4 से 5 नंबर के टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। और देखिएगा, यही क्वेश्चन आते हैं आपके, कंसेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं लर्नर्स, ये चीज़ आप सबको भी पता है कि हमारे कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो वो कंसेप्ट यहीं से निकल करके आते हैं। ओके, और वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी रखे हैं, तो इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा वॉच नहीं करेंगे तो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो चलिए लर्नर्स, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। इसी सीरीज़ में आता है आपका NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। सबसे पहले ये नीति जो है किसने दी है, कस्तूरी रंजन सर ने जो है इस नीति को जो है क्या किया है, एक तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। दूसरी बात, ये जो है
आपकी भाषा से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पेडागोजी में भाषा से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, जब हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो कैसे अंतःक्रिया करेंगे? हम मातृभाषा में करेंगे। तो यानी कि मातृभाषा को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है किसमें? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ओके लर्नर्स, तो चलिए अब वो क्वेश्चन, वो टॉपिक जहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, कुछ अधिगम अक्षमताएं जो बच्चों में देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है डिसलेक्सिया। ये किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, लेखन संबंधी। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है? गणना करने से रिलेटेड। ठीक है। ADHD में जब बच्चा एकाग्र होकर एक जगह टिक के बैठ के नहीं पढ़ पाता है, तो वो किस में आता है? ADHD में। और ऑटिज़म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है? बच्चा जो है सोसाइटी में इंट्रैक्शन कम करता है, समाज में अंतःक्रिया कम कर पाता है। ठीक है लर्नर्स, तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाता है। और अगर लर्नर्स आपको ये अधिगम अक्षमताओं से रिलेटेड, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो अगर देखनी है, उसमें मैंने और भी बहुत सारी जो हैं ये अक्षमताएं बताई हुई हैं, तो आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हो। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के नाम से चैनल पर वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए लर्नर्स, और आगे देख लेते हैं हम। आगे आता है आकलन। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लर्नर्स। आकलन, तो सबसे पहले सबसे बेस्ट आकलन करने का तरीका क्या है? CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, बीच में व्यापक भी आएगा। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पूरे साल बच्चों को हम इसी के थ्रू क्या करते हैं? चेक करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि जब हम किसी भी बच्चे का आकलन करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सही तरीका कौन सा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा लर्नर? पोर्टफोलियो। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी एकेडमिक भी, उसकी नॉन एकेडमिक भी। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी हमें? पोर्टफोलियो में। फिर आता है निदानात्मक शिक्षण। अब निदानात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बच्चे की समस्या को ढूंढेंगे कि बच्चे को समस्या क्या है, उसे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, जब हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे सबसे पहले यही पूछता है कि आपको तकलीफ़ क्या है, आपको समस्या क्या है। तब हम उसे वो बताते हैं। और उपचारात्मक का मतलब क्या हुआ? उपचारात्मक शिक्षण का, जो समस्या हमने ढूंढी उस समस्या का क्या कर देंगे? उपचार कर देंगे। अगर कक्षा में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आ रही है आपके पढ़ाने के दौरान, तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को ढूंढ कर और ख़त्म कर देंगे। वो क्या कहलाता है? आपका उपचारात्मक शिक्षण। ओके लर्नर्स, इसके साथ साथ एक नया टॉपिक शायद आप लोगों में से किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा पेडागोजी में, वो टॉपिक है आपका TPR। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। यानी कि बच्चा जो है, जो चीज़ों को जो सीखता है, वो कैसे सीखता है? एक टीचर जैसे जैसे चीज़ें बच्चे के सामने प्रेजेंट करता है, बच्चा उसको कॉपी करता है, उसको इमिटेट करता है, उसकी नकल करने की कोशिश करता है। यानी कि बच्चा जब आपको देख करके कुछ नकल करके कुछ सीखना चाहता है। ठीक है, दूसरी बात, मातृभाषा में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हम घर में वही भाषा यूज़ कर रहे हैं जो हम सबको क्या होती है? समझ में आती है। इसके बाद बच्चे जो है आपको देखकर सुनकर नकल करते हैं, ये क्या कहलाता है? TPR। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है, TPR को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य कौशल कौन सा है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? सुनना, श्रवण करना सबसे इम्पॉर्टेंट कौशल है। किस चीज़ के लिए? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के लिए। ओके लर्नर्स, अब आते हैं कुछ टीचिंग मेथड्स पर, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं आपका इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड को हम क्या बोलते हैं? आगमन विधि। आगमन विधि के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, एग रूल। याद रखेंगे, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, और उदाहरण हमेशा कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलना, और निगमन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, रूल एग। अगर फिर भी लर्नर्स आपको ये टीचिंग मेथड से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो वो भी चैनल पर पड़ी है, मैं फिर से कहूँगी, तो आप वहाँ से जो है पूरा डीपली इसको स्टडी कर सकते हैं। आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप क्या करिएगा? वीडियोज़ को फटाफट से चलाइएगा और सुनिएगा, क्योंकि जितने भी
इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैंने सिर्फ वही अपनी वीडियोज़ के अंदर डाले हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। ये विधि किसने दी है? ओसबर्न ने दी है। और कब दी है? 1963 में। और इसका काम क्या है? बच्चे की संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना। ठीक है। फिर आता है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ये काफ़ी पुराना, सस्ता, टिकाऊ मेथड है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड इसे हम बोलेंगे। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी आज की वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप इन्हें डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिएगा, जीन पियाजे जी ने क्या कहा है कि बच्चा जो है भाषा किससे सीखता है? अनुकरण से, देख देख करके, नकल करके। और इनकी एक फेमस कोटेशन बहुत फेमस है। जीन पियाजे जी कहते हैं बच्चे के अंदर विचार भाषा से पहले आते हैं और वह भाषा को क्या करता है? निर्धारित भी कर सकता है। ये चीज़ याद रखेंगे लर्नर्स, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और एक सजेशन और देती हूँ आपको, चाहे आपकी कोई भी पेडागोजी हो, एसएस की, साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, तो ये पेडागोजी में ये टॉपिक जो है बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। जीन पियाजे से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो और या आपकी साइकोलॉजी सीडीपी। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। वेगोट्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है चीज़ों को? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा, याद रखेंगे। फिर आते हैं स्टीफन क्रेशन, इन्होंने क्या कहा है? ये कहते हैं कि इनके अनुसार बच्चे में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्या होती है? क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे में खुद से ही क्या होती है? भाषा को अर्जित करने की एक कैपेबिलिटी होती है, एक क्षमता होती है। तो ये तीनों पॉइंट आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे लर्नर्स। तो चलिए जी आगे फटाफट से देख लेते हैं। वीडियो में इसी तरीके से आप ध्यान बनाए रखिएगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके पास लिमिटेड टाइम है। तो चलिए लर्नर स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लक्ष्य भाषा कौन सी होगी? याद रखेंगे, लक्ष्य भाषा वो भाषा होगी जिससे हम स्कूलों में जा कर के क्या करते हैं? सीखते हैं, जो हम अधिगम करते हैं और इसे हम अपनी सेकंड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। फिर आता है मातृभाषा। मातृभाषा वो भाषा जो हम बचपन से अर्जित करते हैं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है। कई कई जगह नेटिव भाषा भी इसको लिखा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे लर्नर्स। फिर आती है हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हमें पता है राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? जो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, लेकिन इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा कौन सी है? हमारी हिंदी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो में भी बताया था। अगर आपसे पूछा जाए राजभाषा अधिनियम कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? 1963, 1963। और आर्टिकल पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? 343(1). ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आती है लर्नर मानक भाषा। अब मानक भाषा वो भाषा जो सरकारी कार्यालयों में क्या की जाती है? यूज़ की जाती है। आप सबको पता ही होगा हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या इसमें हिंदी शामिल है तो आपका आंसर क्या रहेगा? यस। और आपसे पूछा जाए क्या इसमें अंग्रेजी शामिल है तो आपका आंसर क्या रहेगा? नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जैसे मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती हूँ, मेरी वीडियोस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए ज़रूर रहता है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आप लोगों से पूछा है सीटेट के एग्ज़ाम में कि यह विचार की भाषा यह निर्धारित करती है कि हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसा किसने कहा है? स्पीरवॉफ ने जो है एक तरीके की हाइपोथेसिस, परिकल्पना दी थी, तो उन्होंने इस वर्ड को जो है यूज़ किया है। तो आप याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप इसे जो है किसी तरीके से याद रखिएगा। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी, जब हम पेडागोजी की बात करें तो क्या हम वेगोट्स्की को भूल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। ये वही वेगोट्स्की हैं जिन्होंने हमें ZPD दिया है। ठीक है, और अगर आपको वेगोट्स्की से रिलेटेड पूरी वीडियो देखनी है तो मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगी लर्नर्स, मेरे चैनल पर जाइए और सारी वीडियोस देखिए। वहाँ पर मैंने लेव वेगोट्स्की से रिलेटेड अलग से भी जो है वीडियो बनाई है। पियाजे जी का और वेगोट्स्की जी का जो थ्योरी है उसके बीच में भी मैंने डिफरेंस बताया है। तो चलिए जी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने बात की थी प्राइवेट स्पीच की, तो इन्होंने 3 तरीके की वाक की बात करी है। सबसे पहले सामाजिक वाक, फिर आता है निजी वाक और फिर आता है मौन वाक। वाक मतलब बातचीत। ठीक है, तो सामाजिक वाक का जो
टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 2 वर्ष तक का बच्चा जो है क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सामाजिक वाक का यूज़ करता है। फिर आती है निजी वाक, जब बच्चा खुद ही आपस से, खुद ही मन मन में अपने से ही बातें करता है, वह स्वयं निर्देशित होता है, तो वो किसके अंदर आता है, निजी वाक, और इसका टाइम पीरियड कितना है, 3 से 6 साल। फिर आता है लर्नर मौन वाक। मौन वाक जो है 6 साल तक के बच्चे के अंदर देखी जाती है, जब हम मन ही मन बातें करते हैं, ठीक है। जैसे हम छोटे होते थे तो हम भी आपस में बातें करते रहते थे। अब कभी कभी क्या हो जाता है, पापा मम्मी गुस्सा कर देते हैं, हम अपने आप ही मन मन में बड़बड़ाते रहते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मौन वाक हो जाएगी। और जो निजी वाक है, इसमें हम खुद को ही एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, खुद को ही डायरेक्शन देते हैं कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी आगे देख लेते हैं। आगे फिर आते हैं हमारे पढ़ने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, अर्थ हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। फिर जो पठन है वो 2 तरीके का होता है लर्नर। सबसे पहले होता है सहस्वर पठन और दूसरा होता है मौन पठन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो तेज तेज बोल करके पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा किस लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, उच्चारण अच्छा होता है, और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद लर्नर मौन पठन क्या होता है, जब हम मन मन में पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं। इसके बाद लेखन। लेखन जो है कितने तरीके का होता है, एक होता है सुलेख, एक होता है श्रुतलेख और एक होता है अनुलेख। तो तीनों के बारे में बताती हूँ। सुलेख जब हमें टीचर्स देते थे, जब हमारी हॉलीडेज़ होती थी, समर वेकेशंस होती थी, तो आपको दिए जाते थे ना 10 से 15 सुलेख लिखो, या जितने दिन की छुट्टियां हैं उतने दिन के सुलेख लिखो, जिससे हमारी राइटिंग क्या हो जाती थी, इम्प्रूव हो जाती। फिर आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब जो डिक्टेशन हमें बोली जाती थी, ताकि हम वर्ड्स को अच्छे से क्या कर सकें, राइट डाउन कर सकें। फिर आता है अनुलेख। अब अनुलेख भी सबने किया होगा, सबको याद होगा। जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, प्राइमरी क्लासेस में जब हम लोग जाते हैं, तो हमें जो है कुछ वर्ड्स इस तरीके से दे दिए जाते हैं और हमें बोला जाता है कि इन्हें हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो फिर हम क्या कोशिश करते हैं लर्नर्स, फिर हम इनको मैच करने की जो है कोशिश करते हैं। जैसे इसे अब हम मैच करेंगे, ये क्या बन गया, का, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं लर्नर्स, इसे हम क्या कहेंगे, अनुलेख कहेंगे। तो चलिए जी आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमारे और कौन कौन से टॉपिक्स बचे हैं। इसी तरीके से पेशेंस बनाए रखिएगा, बस 2 से 3 पेजेस और हैं लर्नर्स, ठीक है। चलिए जी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं हिंदी भाषा के बारे में। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे जो वहाँ अगर रह गए थे तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आता है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। हमें पता है भाषा कैसी होती है, प्रतीकात्मक होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भी हमें पता है। भाषा को हम अनुकरण की सहायता से भी सीख सकते हैं लर्नर्स। उसके बाद भाषा में संश्लेषण से विश्लेषण की ओर भी जाया जाता है। संश्लेषण का मतलब क्या हुआ, चीज़ों को जो है एक तरीके से पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, चीज़ों को इकट्ठा करके सीखना। भाषा जो है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ भी चलती है, बिल्कुल सही। और प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से क्या होती है, अलग होती है। हम हिंदी लिखते हैं वो अलग तरीके से लिखते हैं, हम इंग्लिश लिख रहे हैं वो अलग तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है भाषा के रूप। ये तो सभी को पता होगा, भाषा मौखिक भी होती है, भाषा लिखित भी होती है, और भाषा क्या होती है, सांकेतिक भी होती है। ओके लर्नर्स, तो चलिए जी फटाफट से देख लेते हैं कुछ शिक्षा के सूत्र, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शिक्षण सूत्र। तो कौन से, सबसे पहले कोई भी शिक्षा अगर किसी को दी जाती है, कोई भी टीचर बच्चे को पढ़ाता है, तो वो क्या करता है, पहले सरल से जटिल की तरफ चलता है, ठीक है। फिर ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चे को लेकर के जाया जाता है। मूर्त से अमूर्त, जो दिखता है उससे फिर जो नहीं दिखता वो फील करता है चीज़ों को। विशेष से सामान्य की तरफ लेकर के जाया जाता है। कुछ होल कंसेप्ट से लेकर बच्चे को, यानी कि संपूर्ण चित्रण से लेकर बच्चे को अंश की तरफ लेकर जाया जाता है। चीज़ों को विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ लेकर के जाया जाता है। जो चीज़ें प्रत्यक्ष हैं उन्हीं को जो है हम लोग सिखाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं लर्नर्स, ठीक है। तो देखिए ये फटाफट से हम लोगों ने शिक्षण के सूत्र भी देख लिए। अब आगे देख लेते हैं लर्नर्स। आगे आते हैं आपके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, और यहाँ से तो आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन, ये 7 पॉइंट जो है आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो इन वर्ड्स को आप पक्का याद करिएगा। अगर आपको
कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड दिखे। पॉजिटिव टैग वर्ड मतलब जो पॉजिटिव सेंस में यूज़ करेंगे हम, जो आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। देखिए, अगर आपको मिले भाषा अर्जन, सहज, इस तरीके का मिले तो ये किस सेंस में यूज़ करेंगे हम? पॉजिटिव में। और प्रिंट मीडिया, प्रिंट हमेशा ही क्या करता है? बच्चे की नॉलेज को बढ़ाता है। बाल साहित्य भी बच्चों के वृद्धि को, उनके ज्ञान की वृद्धि में जो है थोड़ा सा क्या करते हैं? विकास करते हैं। फिर अगर कहीं पर भी विविधता दिख जाती है, भाषा में विविधता दिख जाती है, हमें संस्कृति में विविधता दिख जाती है, तो वो भी हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये वर्ड जो है पॉजिटिव में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर इनके आगे नहीं लग जाता है तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। संसाधन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी संज्ञानात्मक विकास दिख जाए, मातृभाषा के बारे में उसको एक्सेप्ट करना बताया जाए। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पहले उसका अर्थ समझते हैं। लेखन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मौलिक विचार आते हैं। ठीक है, नोम चॉम्स्की का नाम हम नहीं भूल सकते। ठीक है, भाषा में बच्चे को प्रोत्साहित करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो थे पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स। अगर मैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करूं लर्नर्स, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक वर्ड आता है रोट लर्निंग, यानी कि चीज़ों को रट करके सीखना। ये चीज़ बहुत गलत होती है, क्योंकि हम बच्चे को जितना समझा सकते हैं उतना समझाएं। चीज़ों को मतलब बच्चे सीखें, उनको क्रैम ना करें, स्पून फीडिंग ना करें। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? नेगेटिव सेंस में यूज़ होते हैं। इसके बाद चीज़ों को स्मरण करना, मेमोराइज करना, ये भी गलत होता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते। हमारे दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सबको नहीं याद रख सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है मातृभाषा की अवहेलना करना। अगर मातृभाषा की अवहेलना करना वर्ड आता है तो ये भी बिल्कुल गलत होता है। तो कोशिश करिए लर्नर्स, जो हमारी मातृभाषा होती है उसे हम हमेशा ही पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, जो हमारा NEP है उसमें भी स्पेशली बोला गया है कि बच्चे की मातृभाषा में उसे पढ़ाइए। ठीक है, कोठारी कमीशन ने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया, उसमें भी उन्होंने बोला है कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जिस भी एरिया में, जिस भी राज्य में, वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है, और जहाँ नहीं बोली जाती वहाँ पर सेकंड लैंग्वेज क्या हो रही है? हमारी हिंदी हो रही है। तो लर्नर्स, जो हमारी मातृभाषा है उसकी अगर हम अवहेलना करेंगे तो हम बच्चे को कभी भी अच्छे से नहीं सिखा पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ वैज्ञानिक शब्दावली अगर लिख के दी जाती हैं तो उन्हें भी हम लोग, देखिए लर्नर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसको? नेगेटिव टैग वर्ड। तो वैज्ञानिक शब्दावली का जो है यूज़ जो है हम लोग क्या करेंगे? कम से कम करेंगे, क्योंकि इसे भी नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। फिर बात आती है पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की। अब जहाँ पर भी पुस्तकीय ज्ञान आ जाता है वो चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है लर्नर्स? नेगेटिव हो जाती है। तो कोशिश करिए ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं अगर ये क्वेश्चन में आते हैं तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए लर्नर्स, हम लोगों ने जो है आज डिस्कस करे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपकी हिंदी पेडागोजी में आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप में से अभी तक किसी ने भी हिंदी पेडागोजी को ढंग से नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो ये देख जाना और देखिएगा, आपको यहाँ से 12 से 14 नंबर जो है पक्का देखने को मिलेंगे। तो ओके लर्नर्स, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ओके लर्नर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।